हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कोशिका संरचना एवं प्रक्रिया पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से समझना। इस वीडियो में दोस्तों मैंने एनसीईआरटी प्लस अरिहंत प्लस एग्जाम कार्ड तीनों से मैंने जो डाटा है इकट्ठा किया है आपके लिए कंटेंट। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सजीव एवं निर्जीव के बारे में, यानी लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका के बारे में। दोस्तों, चैप्टर का नाम है सेल, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं आकार, यानी दोस्तों जो सजीव होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, उनकी शेप कैसी होती है और उनका साइज कितना होता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी कोशिका की संरचना एवं कार्य। उसके बाद दोस्तों हम कोशिका के भाग पढ़ेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ ए सेल पढ़ेंगे कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों कोशिकांग, यानी सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका के और कौन कौन से अंग होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका की हमें तुलना करनी है कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज और क्या क्या इनमें डिफरेंस है। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। फिर हम लास्ट में दोस्तों पढ़ेंगे सजीवों एवं निर्जीवों में विभिन्नताएं, यानी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो चलिए टॉपिक फर्स्ट सजीव एवं निर्जीव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। सजीव दोस्तों हम उन्हें कहते हैं जो सांस ले सकते हैं, जो मतलब जीवित हैं, या फिर जो क्या कर सकते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जिनका विकास होता है यानी डेवलपमेंट होता है, जो एनर्जी को यूज़ करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी इस टाइप के जितने भी लक्षण हैं जो कि जीवन के लक्षण होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, ऐसे थिंग्स को, ऐसे जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, सांस लेती हैं या फिर आज जीवित हैं या कभी जीवित थी और जो ग्रो होती हैं, डेवलप होती हैं, एनर्जी को यूज़ करती हैं, रिप्रोड्यूस करती है यानी जनन करती है, इतने जैसे और क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे लक्षण प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सजीव कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी क्या है दोस्तों, लिविंग हैं। और नॉन लिविंग दोस्तों बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जो क्या है कभी भी जीवित नहीं थी, जो कभी भी अलाइव नहीं थी, जो क्या है दोस्तों जिनमें ना तो वृद्धि होती है, ना विकास होता है, ना वो कोई प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, यानी किसी भी उद्दीपन के प्रति, और ना ही जीवन के जो दूसरे लक्षण हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं दोस्तों निर्जीव कहलाती हैं, नॉन लिविंग कहलाती हैं। तो सजीव और निर्जीव दोस्तों आपको पता चल गया होगा और पहले भी आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल यानी कोशिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है चैप्टर का नाम भी है। दोस्तों सेल क्या होता है आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे अगर घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट क्या होता है, ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। ईंटों से क्या होता है दोस्तों, दीवारें बनाई जाती है और फिर उन दीवारों से मिलके कमरा बनता है और कमरे बन जाते हैं जब बहुत सारे, तो फिर क्या बनता है, घर बनता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा शरीर है वो क्या है, छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं, मतलब कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनसे मिलकर बना है। जिस प्रकार दोस्तों एक घर ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही किसी भी लिविंग बीइंग का जो शरीर है, बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों, कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बनी होती है, यानी ये बेसिक यूनिट होती है। तो सेल की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित सजीव हैं, उन सब में जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल क्या है दोस्तों, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेल से क्या बनते हैं दोस्तों, टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं, और उनसे बनते हैं दोस्तों ऑर्गन्स। जो ऑर्गन से क्या बनता है, मतलब पूरा बॉडी ऑर्गन बनता है, और उन ऑर्गन से मिलकर दोस्तों क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। तो सेल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की।
उसके बाद दोस्तों इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑर्गेनिजम्स। यही बात है दोस्तों, ये क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे दोस्तों ईंटें हैं, ईंटों से घर बनता है, तो ईंटें क्या है, जो घर बनाने की सबसे छोटी इकाई है। सिमिलरली दोस्तों कोई भी बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, वो उनका जो मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, वो सेल होती है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑर्गेनिजम्स। बॉडी ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है दोस्तों, बिल्डिंग ब्लॉक होती है, यानी कि इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, जीवों का शरीर होता है, यानी बॉडी बनती है ऑर्गेनिजम्स की। अब दोस्तों बात ये है कि सेल है जो, वो उसकी खोज किसने की, किसने पता लगाया कि सेल भी कुछ होता है। दोस्तों रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, एक कोर्क होती है दोस्तों, जो पेड़ की छाल है, पेड़ होती है उसके ऊपर ऊपरी जो बाहरी परत होती है, छाल होती है, उसको उन्होंने, जो उस टाइम उनके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, उनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने उसके मदद से उसमें देखा, उसको अध्ययन किया थोड़ा सा उसके बारे में, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसको देखा कोर्क को। तो जब उन्होंने देखा तो कोर्क में क्या था दोस्तों, जैसा शहद का छत्ता होता है दोस्तों, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब होता है, उसके जैसे उसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, उसके जैसी कुछ संरचनाएं उसे दिखाई दी। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने उन संरचनाओं को क्या नाम दे दिया, कोशिकाएं नाम दे दिया। और उन्होंने कब इसकी खोज की थी दोस्तों, 1665 में। तो मेन आपको दोस्तों याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने ही किसकी खोज की थी, कोर्क की कोशिकाओं की खोज की थी। कब की थी, 1665 में। और जो कोर्क की कोशिकाएं थी वो किसके समान दिख रही थी, हनीकॉम्ब। कैसा स्ट्रक्चर था उनका, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, यानी कि छत्ते के समान उसकी संरचनाएं थी। तो ये बस आपको याद रखना है दोस्तों। जो सेल होते हैं वो उनकी अलग अलग शेप के होते हैं, यानी जो सेल है वो एक ही तरह के नहीं होते, अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, उनकी शेप डिज़ाइन अलग अलग होता है और साइज भी अलग अलग होते हैं। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोशिकाओं का आकार एवं आकृति, यानी शेप एंड साइज ऑफ सेल कैसे होते हैं। तो दोस्तों जो सेल होते हैं वो उनकी शेप अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे दोस्तों कुछ होते हैं राउंड और स्फेरिकल, यानी गोलाकार होते हैं दोस्तों, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में होती है, वो कैसी होती है दोस्तों, स्फेरिकल होती हैं। और दूसरे हैं दोस्तों स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल का मतलब दोस्तों कुछ इस टाइप के होते हैं, मतलब दोनों साइड से वो नुकीले होते हैं, लेकिन बीच में से थोड़े से क्या होते हैं, थिक होते हैं, तो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। जैसे हमारी मसल सेल होती हैं दोस्तों, तो वो कैसी हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं। तीसरा है दोस्तों लॉन्ग ब्रांच्ड, यानी कि शाखान्वित। जैसे दोस्तों जो पेड़ है उसकी शाखा होती है, उस टाइप से होते हैं लॉन्ग ब्रांच। और कौन से ऐसे सेल हैं दोस्तों, नर्व सेल हैं जो लॉन्ग ब्रांच्ड होते हैं। इस टाइप से दोस्तों कुछ होते हैं, इसकी शाखाएं होती हैं, तो कुछ इस टाइप से होते हैं नर्व सेल। तो दोस्तों 3 प्रकार के सेल आपने पढ़े, एक तो जो राउंड शेप्ड होते हैं, गोलाकार। दूसरा दोस्तों स्पिंडल शेप, कुछ इस टाइप से, मतलब नुकीले होते हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप से, और अंदर से थोड़े क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे थिक होते हैं, तो ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं दोस्तों। और थर्ड है दोस्तों लॉन्ग ब्रांच्ड, जैसे कि नर्व सेल होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो मतलब अगर एग्जांपल पूछा आपसे कि राउंड शेप्ड कौन से होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, स्पिंडल शेप्ड के कौन से होते हैं दोस्तों, मसल सेल, और लॉन्ग ब्रांच्ड यानी शाखान्वित कौन से होते हैं, ब्रांच टाइप के, वो होते हैं हमारे नर्व सेल। तो दोस्तों जो ये था मतलब सेल के जो क्या होते हैं, शेप होती है इनकी किस टाइप की हो सकती हैं। अब दोस्तों जो वाइट ब्लड सेल है और अमीबा भी दोस्तों एक सेल है। वैसे तो दोस्तों ये ऑर्गेनिज्म भी है, लेकिन ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, यानी एक ही सेल का, और इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, तो एक सेल भी है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं दोस्तों जिसमें एक सेल होता है। तो जो वाइट ब्लड सेल है और अमीबा है, ये दोस्तों यूनिसेलुलर होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, अपनी जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं। यानी जो सेल्स हैं दोस्तों, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो अपनी जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं, और उनमें से कौन से हैं, 2 अमीबा है और वाइट ब्लड सेल हैं। तो ये अपनी जो स्ट्रक्चर है, अपना जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो साइज होता है सेल का, वो किससे रिलेटेड होता है, उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, यानी जो भी सेल का काम होता है उससे रिलेटेड होता है उसका आकार। जैसे दोस्तों अगर इसकी बात करें, जो नर्व सेल कैसा होता है दोस्तों, लंबा लॉन्ग ब्रांच्ड होता है। तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है दोस्तों, हम जो मैसेज होते हैं उसको रिसीव करता है और आगे ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो नर्व सेल का आकार कैसा है दोस्तों, लॉन्ग ब्रांच्ड होता है। तो जो साइज है सेल का किस पे डिपेंड करता है, किससे रिलेटेड होता है, उसके मतलब उस सेल के फंक्शन से रिलेटेड होता है। अब दोस्तों बात करी जाए कि सबसे बड़ा जो सेल अब तक का पाया गया वो कौन सा है,
दोस्तों जो सबसे बड़ा सेल पाया गया है वो है अनफर्टिलाइज्ड ओस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का जो अनिषेचित अंडा होता है वो क्या है दोस्तों अब तक का सबसे लार्जेस्ट सेल पाया गया है। और अगर बात करें दोस्तों उसके साइज की तो लगभग 6 इंच डायमीटर है उसका। कितना डायमीटर है दोस्तों? 6 इंच। 6 इंच का दोस्तों उसका डायमीटर है। और अगर मिलीमीटर में उसके डायमेंशन की बात करें दोस्तों 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, तो 170 इंटू 130 क्या है दोस्तों उसकी डायमेंशंस हैं। तो ये सबसे बड़ा जो सेल है जो अब तक का पाया गया है दोस्तों। और अगर छोटे की बात करें दोस्तों, जो सबसे छोटा सेल है वो है PPLO, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी इसे क्या कहते हैं? प्लूरो न्यूमोनियो जैसे जीव। तो ये क्या है दोस्तों? स्मॉलेस्ट सेल है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसे इस नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर दोस्तों इसके साइज की बात करें तो 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर में होता है 10 की पावर -9, यानी 1 मीटर का, इसे आप देख सकते हैं 10 की पावर 9 अगर करेंगे कितना बनेगा, तो 1 मीटर का इतना हिस्सा, यानी दोस्तों 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर, 1 मीटर का भी दोस्तों लाखवां करोड़वां कुछ हिस्सा होगा दोस्तों। तो इतने छोटे भी क्या होते हैं दोस्तों? सेल होते हैं। तो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ह्यूमन नर्व सेल है दोस्तों वो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। जो हमारा नर्व सेल है जिसकी अभी बात की थी हमने, जो कि कैसा होता है? ब्रांच्ड शेप का होता है, वो क्या है? लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। सबसे लंबी जो जंतु कोशिका है वो कौन सी है? मानव की तंत्रिका कोशिका है। तो ये भी आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन आया तो, कि ह्यूमन लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सा है? ह्यूमन नर्व सेल। मानव की जो तंत्रिका कोशिका है वह सबसे लंबी क्या है? जंतु कोशिका है। तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों प्लांट में बात करें कि सबसे बड़ा यूनिसेलुलर प्लांट क्या है, अब दोस्तों यूनिसेलुलर का मतलब आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जिसमें कितने सेल होते हैं? एक सेल। यूनि का मतलब होता है दोस्तों 1, तो जिसमें एक सेल होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो सबसे बड़ा जो यूनिसेलुलर प्लांट है दोस्तों वो क्या है? एसिटेबुलेरिया। इसकी जो साइज है दोस्तों वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो एसिटेबुलेरिया सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है। और यूनिसेलुलर एनिमल की बात करें दोस्तों तो वो है अमीबा। सबसे बड़ा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट एनिमल होता है वो क्या है दोस्तों? अमीबा। प्लांट में तो दोस्तों एसिटेबुलेरिया 10 सेंटीमीटर, और सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर अगर एनिमल की बात करें तो वो अमीबा होता है, जिसका साइज दोस्तों 1 मिलीमीटर होता है। इसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की बात करें, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की, तो लार्जेस्ट जो मानव कोशिका है वो क्या है दोस्तों? फीमेल ओवम होता है। क्या होता है? फीमेल ओवम, यानी मादा का अंडा या मादा अंड। तो वो क्या है दोस्तों? सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है, मानव की सबसे बड़ी मानव कोशिका है। और साइज की बात करें दोस्तों तो इसका साइज कितना होता है? 1 mm। कितना दोस्तों? 1 mm, जितना कि अमीबा का होता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी थी। और अगर सबसे छोटी की बात करें दोस्तों कि मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों RBC। RBC यानी दोस्तों रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कोशिकाएं हैं दोस्तों, वो मानव की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन, यानी सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी दोस्तों जैसे अभी मैं बात कर रहा था, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी जो सेल्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब अभी आपको बताया दोस्तों 1, यूनि का मतलब कितना होता है? 1। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कैसे होते हैं दोस्तों? सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे दोस्तों अमीबा और पैरामीशियम, ये इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, और इसी सेल एक ही सेल से दोस्तों ये सभी कार्य करते हैं, खाते पीते, जो भी इनकी जितने भी कार्य होते हैं दोस्तों वो एक ही सेल की मदद से होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मुर्गी का अंडा भी दोस्तों एक एकल कोशिका होती है, यूनिसेलुलर होता है, और ये आकार में बड़ा होता है। आपने देखा भी होगा, इसे हम विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं, ऐसे ही नग्न आंखों से, नेकेड आइज से देख सकते हैं। और अगर करें बात दोस्तों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यानी बहुकोशिकीय जीव की, मल्टी का मतलब आपको पता है दोस्तों मैनी, बहुत सारे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे दोस्तों प्लांट्स हो गए,
एनिमल्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम क्या है दोस्तों, बहुत सारे जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बने हैं। तो हम क्या है दोस्तों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। प्लांट्स एनिमल्स में भी दोस्तों बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर प्लांट्स और एनिमल्स बनते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स और मैन, ह्यूमन बींग, ये हम सब क्या है दोस्तों, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और यूनिसेलुलर में दोस्तों आपको अमीबा और पैरामीशियम का नाम याद रखना है। और जो वाइट ब्लड सेल है उसकी भी दोस्तों जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कोशिका की संरचना एवं कार्य है। दोस्तों कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, आपको पता है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसके शरीर उसमें क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे दोस्तों आपने जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, पाचन अंग हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और हर सिस्टम का जो अपना क्या होता है दोस्तों, अलग अलग काम होता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, अवशोषण होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो अलग अलग मतलब प्लांट के पार्ट होते हैं, जो प्लांट है उसके ऑर्गन्स हैं जो, उनका भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे दोस्तों बात करें जड़ की, जो जड़ होती है वो क्या करती है, जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है, यानी जो वाटर है, मिनरल्स है, उनको एब्जॉर्ब करती है। और पत्ते क्या करते हैं दोस्तों, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए, यानी वो संश्लेषण का काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले कि पत्ते क्या करते हैं दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण होते हैं, वो प्रोसेस होती है, और उसकी मदद से क्या करते हैं दोस्तों, पत्ते हैं वो खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स के जो पत्ते हैं उनका अलग काम है, रूट्स का अलग काम है। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे दोस्तों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अलग काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका अलग पार्ट है, काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका अलग काम है। तो जितने भी सिस्टम है दोस्तों, ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, सबका अपना एक पार्टिकुलर काम होता है। और दोस्तों जितने भी ये ऑर्गन्स हैं ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। तो दोस्तों हर जो सेल है उसका भी अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। जो सेल है, जैसे अभी हमने बात की थी दोस्तों कुछ देर पहले, जैसे जो स्पिंडल शेप थे, मसल सेल थे, उनका अलग काम है। जो सर्कुलर रेड ब्लड सेल थे उनका अलग काम है। और जो दोस्तों लॉन्ग ब्रांच्ड थे, नर्व सेल थे, उनका अलग फंक्शन है। तो सभी जो सेल होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। और दोस्तों जो एक ग्रुप है, एक सिमिलर सेल परफॉर्मिंग फंक्शन, मतलब ऐसे सेल जो एक मतलब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं। जो जैसे मान लें दोस्तों जो नर्व सेल है, नर्व सेल अगर सभी नर्व सेल का एक ग्रुप बना दिया जाए तो उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है दोस्तों, टिश्यू। तो सभी सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कि जैसा काम करते हैं, उन सभी सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टिश्यू कहते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, बॉडी पार्ट बनाते हैं, यानी ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे अभी दोस्तों मैंने क्या बताया कि बहुत सारे सेल, सिमिलर काम करने वाले जो सेल है उनके ग्रुप को टिश्यू कहेंगे। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन से दोस्तों हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। ऑर्गन से क्या बनते हैं दोस्तों, हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। और बॉडी पार्ट्स मिलकर पूरी क्या बनाती है दोस्तों, बॉडी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, बॉडी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सेल है जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी। उसी प्रकार दोस्तों जैसे मैंने आपको किसका, रूम का एग्जांपल दिया था, घर का एग्जांपल दिया था। जो दीवारें होती हैं, दीवारों से ईंटें होती हैं दोस्तों, ईंटों से दीवारें बनती हैं, दीवारों से कमरे बनते हैं, और पूरा जब कमरे बन जाते हैं बहुत सारे तो क्या बन जाता है, घर बन जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारी बॉडी है जो बॉडी पार्ट्स से मिलकर बनी है, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन से मिलकर बने हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बने हैं, और टिश्यूज किससे मिलकर बने दोस्तों, सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, या किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कोशिका के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से सेल के पार्ट्स होते हैं। दोस्तों जो मेन इसके कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है सेल के, वो 3 पार्ट हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो मेन तो दोस्तों ये 3 पार्ट हैं। और भी दोस्तों इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है दोस्तों, कोई भी सेल हो, कोई भी सेल है दोस्तों, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या कोई भी सेल हो, उस सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि जो बिल्कुल मतलब
सेल के बाहर की जो सीमा होती है, जैसे दोस्तों हमारी स्किन है, हमारे शरीर के सबसे बाहर है जो स्किन है वो क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है, बॉडी मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम स्किन को। तो उसी प्रकार दोस्तों सेल की भी एक बाहरी एक बाहरी क्या होती है, एक परत होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है दोस्तों, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं दोस्तों, इसी के अंदर, जैसे हमारी त्वचा है इसी के अंदर हमारे सभी बॉडी पार्ट्स इसी के अंदर हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ही साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और दोस्तों जो ये मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है, यानी पोरस होती है, सरंध्र होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये कुछ ये नहीं है कि सभी सब्सटेंस इसके अंदर बाहर आ जा सकते हैं। कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर और बाहर जाने के लिए एलो करती हैं, यानी कुछ जो विशिष्ट पदार्थ हैं उनका ही आवागमन इसके थ्रू हो सकता है, सभी पदार्थ नहीं इसके अंदर बाहर जा सकते। तो ये सेमी परमिएबल होती है। और दोस्तों ये क्या करती है, जैसे कोई भी सेल है, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, तो ये जितने भी सेल हैं दोस्तों ये क्या है, एक दूसरे से सेपरेट हैं। किसके कौन इनको सेपरेट करा है, जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है जो वो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, अलग करती है। तो सेल मेम्ब्रेन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी सेल की जो बिल्कुल बाहरी बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी के अंदर दोस्तों क्या होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है, इसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेमी परमिएबल होती है यानी पोरस होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं दोस्तों, कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर और बाहर आने जाने देती है। और दोस्तों ये क्या करती है, एक सेल है कोई भी एक सेल है दूसरे सेल से उसको अलग करती है उसकी सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दोस्तों एक और जो ऑर्गेनेल है दोस्तों सेल में पाया जाता है वो है प्लास्टिड्स यानी लवक। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों जो प्लास्टिड्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे ये किस पे डिपेंड करते हैं दोस्तों, कलर के हिसाब से, कलर के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। और दोस्तों ये प्लांट सेल में तो होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में दोस्तों ये होते हैं। अब दोस्तों 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, दूसरा है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, और तीसरा है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, दोस्तों क्रोमो का मतलब किससे होता है, क्रोमो का जो मीनिंग है वो कलर से रिलेटेड होता है। किससे दोस्तों, कलर से। तो क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं दोस्तों, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स। ये कैसे होते हैं दोस्तों, रंगीन प्लास्टिड होते हैं, रंगीन लवक होते हैं, एक कलर को छोड़ के। कौन से दोस्तों, हरा, ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जितने भी हैं कलर्ड होते हैं। ये कौन से, वर्णी लवक होते हैं। ग्रीन कलर क्यों छोड़ा दोस्तों, क्योंकि जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। अब रसोई घर में क्या होता है दोस्तों, खाना बनता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी खाना बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। दोस्तों आपने सुना होगा जो प्लांट्स हैं उसकी लीफ में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें जो लीव्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, जी किसकी वजह से दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट है और उसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रीन पिगमेंट भी होता है क्लोरोफिल, तो इसकी हेल्प से ही एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसकी मदद से जो लीव्स हैं वो खाना बना पाते हैं। और ग्रीन कलर होता है दोस्तों लीव्स का, वो भी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आया कि ग्रीन कलर क्यों होता है किसी भी लीव्स का प्लांट की, अगर क्लोरोप्लास्ट हुआ तो ये आंसर हो जाएगा, अगर क्लोरोप्लास्ट की जगह दोस्तों क्लोरोफिल हुआ तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल हुआ तो क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तब आप क्लोरोप्लास्ट लगा सकते हैं। और दोस्तों किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, सेल का, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों वर्णी लवक थे कलर्ड प्लास्टिड, ये क्या करते हैं दोस्तों, हरे रंग को छोड़ के, हरे वाला तो दोस्तों आपको बता दिया, हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट। बाकी जितने भी रंग है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा जो फल फूल होते हैं उनमें रंग बिरंगे होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। एक है दोस्तों
अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक दोस्तों इसका बिल्कुल अपोजिट है क्रोमोप्लास्ट का। ये क्या होता है दोस्तों, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इनका काम क्या है दोस्तों, ये भोजन को मतलब संग्रहित करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। तो 3 प्रकार के प्लास्टिड हैं दोस्तों, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक जो कलर्ड होते हैं दोस्तों, ये फल और जो मतलब फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको कलर देते हैं। और अवर्णी लवक मतलब कलरलेस होते हैं, इनका काम फूड को स्टोर करना है। और हरित लवक दोस्तों ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है और जो लीव्स हैं उनको हरा रंग प्रदान करता है। और हरित लवक को दोस्तों किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो प्लास्टिड के बारे में था, इससे क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आपको ये तीनों टाइप आप इसको मतलब इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसके बारे में दोस्तों अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं दोस्तों, सेल्स को किसके मतलब बेस पे, टाइप ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे भी सेल्स को डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप्स में। पहला है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं दोस्तों, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी दोस्तों ऐसे सेल जिनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो केंद्रकीय पदार्थ है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो क्या है दोस्तों, बिना केंद्रक झिल्ली, बिना सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। यानी इसमें दोस्तों अगर आप मेन बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गे यानी जीवाणु और नील हरित शैवाल, और साथ ही दोस्तों माइकोप्लाज्मा, ये क्या है दोस्तों, प्रोकैरियोट्स हैं। इनमें क्या नहीं होती दोस्तों, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। और यूकैरियोट्स दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जिनमें दोस्तों एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, एक सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, किसके साथ, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो ऐसे जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ऐसे जो जीव होते हैं मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं अधिकांश यानी ज़्यादातर वो सभी क्या होती हैं, यूकैरियोटिक ही होती हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक जिसमें मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है दोस्तों, वो है प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, पहले वाला पॉइंट है सेल वॉल, इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है क्या होती है, सेल वॉल होती है, बाहरी मतलब बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बाद बाहर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। लेकिन जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है दोस्तों, उसमें सेल वॉल नहीं होती, यानी कोशिका भित्ति नहीं होती। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन दोस्तों पहले आ चुका है 2-3 बार और आगे भी आने की संभावना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो प्लांट सेल है वो मतलब कैन नॉट चेंज इट्स शेप, वो अपनी शेप है जो वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं दोस्तों वो अपने जो आकार है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों प्लांट सेल है दोस्तों, उसमें क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा। लेकिन एनिमल सेल में दोस्तों प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लांट सेल में दोस्तों प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड क्या काम करते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के पढ़े, क्रोमोप्लास्टिक कलर प्रोवाइड करते हैं, और जो मतलब वो ल्यूको थे वो कलरलेस थे, और जो क्लोरोप्लास्ट थे दोस्तों वो क्या थे, ग्रीन कलर के थे, जो मतलब ग्रीन कलर लीव्स को प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स में तो प्लास्टिड होते हैं लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। तो ये याद रखना है दोस्तों किस में क्या होता है और किस में क्या नहीं होता। मैच्योर सेल हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। दोस्तों एक प्लांट सेल जो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसमें एक बहुत ही बड़ा सेंट्रल क्या होता है, वैक्यूल होता है। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, प्लांट सेल में जो रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। तो प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में दोस्तों छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। और दोस्तों लास्ट पॉइंट क्या है,
रिजर्व फूड इज़ जनरली स्टार्च एंड फैट। इसका जो रिजर्व फूड होता है, संचित भोजन होता है, वो क्या है? स्टार्च एंड फैट है। स्टार्च यानी मंड और फैट यानी इसको हम वसा भी कहते हैं। तो रिजर्व फूड क्या है दोस्तों? स्टार्च एंड फैट। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसका रिजर्व फूड क्या है दोस्तों? ग्लाइकोजन और फैट। फैट तो दोस्तों दोनों में है। इसमें आपको स्टार्च याद रखना है। स्टार्च दोस्तों आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही पढ़ा होगा। जो प्लांट्स हैं वो मतलब प्लांट्स के लीव्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो स्टार्च बनाते हैं और इसका भोजन होता है दोस्तों ग्लाइकोजन और वसा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, इस साइड दोस्तों ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। दोस्तों प्लांट सेल में जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा ये क्या है? वैक्यूल है, रिक्तिका है। अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल होती है, वो बहुत बड़ी होती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों प्लांट का जो ज़्यादातर भाग है, मतलब लगभग पूरा हिस्सा है जो इसी ने घेरा हुआ है। तो वैक्यूल दोस्तों इसमें बहुत बड़ा होता है, जो रिक्तिका होती है। और अगर आप इसमें देखोगे दोस्तों एनिमल सेल में, तो एक ये रही, एक ये जो वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक से ज़्यादा है और छोटी छोटी रिक्तिकाएँ हैं। तो दोस्तों रिक्तिका प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है, लेकिन एनिमल सेल में छोटी छोटी होती हैं और कभी कभी दोस्तों इसमें होती भी नहीं है, भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो ये बाहरी आपको सीमा दिखाई दे रही है सेल की, ये क्या होती है? सेल वॉल होती है। इसमें दोस्तों सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल में दोस्तों ये तो क्या है, जो अंदर है ये तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन बाहर दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे एक सेल वॉल भी होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों? सेल वॉल। ये आपको जो दिख रही है दोस्तों ये वॉल, ये क्या है? सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। और ये जो अंदर वाली है ये दोस्तों क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में मेम्ब्रेन भी होती है और उसके बाहर एक रिजिड, एक कठोर दृढ़ क्या होती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी होती है। अब दोस्तों सेल वॉल में जो मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होती है? जो एक मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक जो रिजिड वॉल है, ये क्यों होती है? इसकी क्यों जरूरत पड़ी? दोस्तों आपको पता है जो एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनकी मूवमेंट हो सकती है। लेकिन प्लांट्स हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट नहीं होती। अब दोस्तों अगर गर्मी हो बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, या तेज़ हवाएं चल रही हो, या किसी भी टाइप की कोई क्लाइमेटिक कंडीशन हो, है ना, तो उसमें क्या करती है? जो सेल वॉल है इन प्लांट सेल की रक्षा करती है, क्योंकि ये रिजिड होती है। ये इनको बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं उससे बचाती हैं, गर्मी हो बहुत ज़्यादा उससे बचाती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो कोई भी क्लाइमेट कंडीशन हो उससे दोस्तों प्लांट सेल की ये रक्षा करती है, उसको बचाती है। तो इसलिए इसमें सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये दोस्तों बीच में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? जो यहाँ पे इसको कहते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। ये बीच में दोस्तों जितना भी एरिया है ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। और दोस्तों ये है, ये दोस्तों ये क्या है? यहाँ पे ये केंद्रक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये दोस्तों इसका न्यूक्लियस है और ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे प्लास्टिड। यहाँ पे आपको प्लास्टिड लिखा है, हरित लवक प्लांट सेल में, लेकिन जो एनिमल सेल है दोस्तों उसमें प्लास्टिड नहीं होते। तो भी आपको याद रखना है, एनिमल सेल में प्लास्टिड भी नहीं होते और सेल वॉल भी नहीं होती। तो मेन क्वेश्चन दोस्तों सेल वॉल से आता है, ये आपको याद रखना है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और मैंने बता दिया क्यों होती है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते। तो जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, एडवर्स कंडीशंस होती हैं, उनमें इसकी रक्षा करती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, हरित लवक होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं होते। और दोस्तों जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये तो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, ये कभी कभी होते भी नहीं हैं। तो ये आपको जितने पॉइंट्स हैं दोस्तों याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारा सजीवों एवं निर्जीवों में विभिन्नताएं, यानी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। दोस्तों जो लिविंग्स हैं यानी सजीव है और जो निर्जीव है वो किस प्रकार एक दूसरे से मतलब भिन्न है, डिफरेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, या इस साइड लक्षण दिए हुए हैं, इस साइड सजीव के बारे में और इस बॉक्स में दोस्तों निर्जीव के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है दोस्तों सेल यानी कोशिका। जो सजीव है दोस्तों वो कोशिका के बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। अभी हमने बात की थी जब सेल के बारे में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने होते हैं। लेकिन दोस्तों जो निर्जीव है उनमें कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी वो सेल से नहीं बने होते। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों यही है, सजीव सेल से बने होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग है जो वो सेल से नहीं बने होते। दूसरा है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यानी संगठन स्तर। सेम टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन
फॉर्म टिश्यू विच इन टर्न फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। दोस्तों जो सेम टाइप के सेल हैं, यानी ऐसे सेल जो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। अभी हमने बात की थी दोस्तों कि जो सेल्स हैं, मतलब सेम टाइप के फंक्शन करने वाले सेल हैं, सेम टाइप का काम करने वाले जो सेल हैं, उनका ग्रुप मिलके क्या बनाता है, ऊतक यानी कि टिश्यू बनाता है। फिर टिश्यू क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र से क्या बनता है दोस्तों, फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। लेकिन लिविंग थिंग्स में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल नहीं होते। तो एक ये इनमें दोस्तों डिफरेंस है। उसके बाद है दोस्तों ग्रोथ। आपको पता है दोस्तों लिविंग थिंग्स किन्हें कहते हैं, जिसमें ग्रोथ होती है, और इसमें दोस्तों ग्रोथ कैसी होती है, इनसाइड ग्रोथ होती है, इनसाइड से होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग है दोस्तों, उनमें वृद्धि कहाँ से होती है, बाहरी वृद्धि होती है, बाहरी वृद्धि होती है। लेकिन जो मतलब लिविंग है दोस्तों, उसमें कैसी वृद्धि होती है, इनसाइड, आंतरिक वृद्धि होती है। उसके बाद है दोस्तों लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉलो है लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ। दोस्तों कोई भी लिविंग बीइंग है, उसका सबसे पहले जन्म होता है, फिर वो जन्म के साथ बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, उसकी मतलब उम्र बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है उसकी डेथ हो जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दोस्तों एक लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन चक्र होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में कोई जीवन चक्र नहीं होता, इनकी ना तो मतलब डेथ होती है, ना इनका कोई जन्म होता है, कोई इनमें मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात दोस्तों हमने यहाँ पे कर ली। जो रिप्रोडक्शन का मतलब है दोस्तों, रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपने जैसे और ज़्यादा प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे दोस्तों एनिमल्स रिप्रोड्यूस करके एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको इसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो नॉन लिविंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो जनन नहीं करते। उसके बाद है दोस्तों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी दोस्तों पोषण। लिविंग बींग्स रिक्वायर प्रॉपर नरिशमेंट, दे मे बी ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। दोस्तों जो न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। जो लिविंग बींग्स हैं दोस्तों, जो सजीव हैं, उनको क्या है दोस्तों, एनर्जी के लिए मतलब क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इनको दोस्तों उचित पोषण की आवश्यकता होती है। अब ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोफिक। दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो दूसरों का बना खाना खाते हैं। तो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो नॉन लिविंग होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की नरिशमेंट यानी पोषण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद दोस्तों रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन यानी दोस्तों सांस लेना। तो आपको पता है रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन से क्यों दोस्तों हम सांस क्यों लेते हैं, सांस लेने से दोस्तों हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन से क्या करते हैं दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करके क्या प्रोवाइड करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो रेस्पिरेशन भी हम करते हैं, और उत्सर्जन भी होता है। उत्सर्जन का मतलब दोस्तों जो भी हमने खाना खाया उससे हमारे शरीर ने एनर्जी ली, तो एक वेस्ट पदार्थ जो बचता है दोस्तों, जो हम निकाल देते हैं, यानी एक्सक्रीशन हो जाता है, उत्सर्जित कर देते हैं। तो उत्सर्जित भी होता है और श्वसन भी हम करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ना तो दोस्तों रेस्पिरेशन होता है और ना ही एक्सक्रीशन, ना तो ये सांस लेते हैं और ना ही कुछ खाते पीते हैं और ना ही कुछ निकालते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस यानी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। दोस्तों अगर आप मतलब आग के ऊपर हाथ रखोगे तो आपका हाथ जलेगा और आपको महसूस होगा, आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करोगे, प्रतिक्रिया होगी आपकी। ऐसे ही दोस्तों टेम्परेचर हो गया, लाइट होगी, वाटर, साउंड, टच, किसी भी टाइप से दोस्तों हम प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ये जितने भी दोस्तों स्टिमुलस है, उद्दीपन है, इनके प्रति हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग्स है दोस्तों, वो उद्दीपनों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते, यानी जो स्टिमुली होते हैं उनके प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर दोस्तों मतलब इन्हें गर्म करेंगे तो इन्हें महसूस नहीं होगा, है ना, तो इनको मतलब ये क्या है, रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर आप है दोस्तों, आपको सर्दी भी महसूस होती है, गर्मी भी महसूस होती है, आपको पानी भी महसूस हो रहा है, साउंड को भी आप सुन सकते हो, आप किसी भी चीज़ को स्पर्श कर सकते हो, तो ये सब होते हैं लिविंग बींग्स में। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद है दोस्तों मूवमेंट मूवमेंट यानी गति। दोस्तों जो लिविंग बींग्स हैं वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें मूवमेंट होती है, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग है दोस्तों, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती अपने आप। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद
हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, चैप्टर 8। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोस्तों थोड़ा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले दोस्तों लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा, और लास्ट में भी इनमें जो डिफरेंसेस है उसके बारे में पढ़ा। सेल के बारे में पढ़ा दोस्तों, सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सेल की शेप, साइज और इसके नंबर के बारे में पढ़ा। नंबर के मतलब बेस पे दोस्तों दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक सेल वाले यूनिसेलुलर, और जिसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल होते हैं मल्टी सेलुलर। और शेप भी दोस्तों आपने पढ़ी, अलग अलग शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप्ड होती है, और जो सर्कुलर यानी कि स्फेरिकल शेप होती है। तो इस टाइप से दोस्तों आपने शेप के बारे में भी पढ़ा, और लॉन्ग ब्रांच्ड शेप होती है। फिर आपने दोस्तों साइज के बारे में पढ़ा, छोटे बड़े। सबसे लार्जेस्ट जो ह्यूमन सेल है वो कौन सा है, सबसे मतलब छोटा कौन सा है, तो ये भी आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने दोस्तों कोशिका के भाग भी पढ़े, कुछ सेल ऑर्गेनल्स पढ़े, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा। प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मतलब हिसाब से जो हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था सेल को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है यूकैरियोटिक। तो ये सब दोस्तों टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।